हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो जाता है। अगर सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम देखेंगे बसा लिपिड। अगर इससे पहले हमारा वही मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। 2 मंथ है आपके पास, पूरी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका टीजीटी अक्टूबर से पहले नहीं होगा। क्योंकि जब भी एग्ज़ाम होगा उससे 60 दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा। तो इसमें इस वजह से ना तो ये अगस्त में होना है ना ये सितंबर में होना। तो ये एग्ज़ाम कब होगा, ये अक्टूबर में ही कंफर्म है जहाँ तक है। अक्टूबर के यानी मिडिल पीरियड में, या फिर हो सकता है फर्स्ट वीक में हो जाए या लास्ट वीक, यानी अक्टूबर के मंथ तक आप अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए जब तक अक्टूबर आए। तो 2 मंथ है, 2 मंथ में आप अपनी जी जान लगा दीजिए, क्योंकि हौसलों ने किससे कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल छुटी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो इस बार आपको क्या करना है, अपनी मंजिल के करीब पहुंचना है और मंजिल से कहना चल छुटी, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको 40 सीट हो या हो आपकी 139 सीट। ठीक है, आपको केवल और केवल एक सीट चाहिए। तो ये मत सोचिए कि वैकेंसी कम है, या ये मत सोचिए कि सीट बहुत कम है। चाहे 40 हो, चाहे 139 हो। ठीक है, आपको तो केवल और केवल एक ही सीट चाहिए ना। तो एक सीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि आपके हौसले पहले से बुलंद हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है तथा इसमें आपको जो बसा से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनमें काफ़ी हेल्पफुल मिलेगी, तथा इसमें काफ़ी आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने। हमारे आने वाली सीरीज़ तथ्यों पर ही आधारित होगी, मगर ये सिंहासन सीरीज हमारे MQC टाइप क्वेश्चनों के बेस पर आधारित है। मगर जो आने वाली सीरीज़ होगी वो आपकी किससे होगी, वो इम्पोर्टेंट फैक्टों पे आधारित होगी, क्योंकि इससे हमारे 100 करीब क्वेश्चन बन जाएंगे, जबकि आने वाली सीरीज़ से हमारे 50 क्वेश्चन करीब बन जाएंगे। तो आपको लाने ही कितने, केवल 100+। तो 100+ के लिए इतना पर्याप्त है, क्योंकि हमारा जो TGT है वो फैक्ट पूछता है, केवल और केवल तथ्यों पर आधारित है। यानी आपको केवल और केवल रटेमा ज्ञान पता हो, फैक्ट पता हो, खूब अंदर तक डीपली पता हो, वो आप आराम से कर जाओगे। कुछ खास है नहीं, बट आप क्या हैं, आप हौसलों के नवाब हैं, किस्मतों के गुलाम नहीं। तो आपके लिए कुछ खास नहीं, आप इसमें एक सीट लेकर ही जाएंगे, क्योंकि आए हैं तो लेकर ही जाएंगे। क्योंकि निश्चित कर लीजिए कि खाली हाथ नहीं लौटेंगे, लेकर जाएंगे। तैयारी इसी बेस पे करिए कि लेकर जाएंगे, इस बार निराश नहीं होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तथा ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें पूछा गया आवश्यक वसा अम्लों के नाम की पहचान करें। तो आवश्यक वसा अम्ल कौन कौन से होते हैं आपके ही लिनोलिन आपका होता है। पहला जो देखेंगे आपका ए ऑप्शन, यानी आपका लिनोलिक होता है। दूसरा आपका होता है सी ऑप्शन, या आपका लिनोलेनिक होता है। नी का अंतर आ जाता है यहाँ पे। और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है एराकिडोनिक होता है। तो ये हमारे काफ़ी कैसे हैं, अम्ल के नाम की पहचान कीजिए। बसा अम्ल है, बस ये अम्ल है। तो आपका A, C और E, तो जो कूट बनेगा वो बनेगा B। यहाँ पे देख लेते हैं आवश्यक बशी अम्ल कौन कौन से थे, जो अभी हमने ऊपर तीनों देखे देंगे। ये हैं, ये ओमेगा 3 समूह के हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें लिनोलेनिक अम्ल की, तो ये असंतृप्तीय बसी अम्ल है, याद रखिएगा। पॉली अनस्ट्रक्चर्ड फैक्टर आपका फैटी एसिड है। और ये ओमेगा 6 यानी अल्फ़ा 6 का समूह का प्रमुख सदस्य है। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। पूछा जाए ओमेगा 6 में कार्बन परमाणु की संख्या 18 होती है। ये 2 द्विबंध उपस्थित होते हैं। इनका मुख्य स्रोत क्या है, सोयाबीन, कपास और मक्का के आदि के बीज हैं। तो ये बीजों से सीड से प्राप्त होता है। आपका लिनोलेनिक अम्ल की बात करें तो इसको अल्फा लिनोलेनिक एसिड कहते हैं। ये भी असंतृप्तीय बसी अम्ल है। इसको अल्फ़ा 3 यहाँ पे समूह का प्रमुख सदस्य है। मुख्य स्रोत क्या है, अखरोट, अलसी और सोयाबीन का तेल है इसके मुख्य स्रोत। आपका है एराकिडोनिक अम्ल, यह भी ओमेगा 3 समूह का सदस्य है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, मांस मछली और अंडा आदि।
यानी ये मांसाहारी जीवों से अधिक हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, साधारणतः किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? कहीं कहीं पे है उत्तम कोलेस्ट्रॉल, कहीं कहीं क्वेश्चनों पे आपको मिलेगा हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, तो वो होता है हमारा होता है LDL। ठीक है, LDL क्या है, यहाँ पे फुल डिटेल देख लेते हैं। वसा का वर्गीकरण 2 आधारों पर होता है, प्राप्ति के आधार पर, रचना के आधार पर। रचना की बात करें तो सरल वसा होती है ना, इसको ही हम उत्तम कोलेस्ट्रॉल की कहते हैं। ठीक है, इसका है ट्राइग्लिसराइड, ये उत्तम क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। बस संयुक्त वसा, उत्पन्न वसा, तो संयुक्त वसा हमारी 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहली जो है हाइपोप्रोटीन को हमने 4 पार्टों में बांटा है। DL आपका है HDL यानी हाइपर डेंसिटी आपका लिपोप्रोटीन। ठीक है, और आप अभी मैंने क्या पढ़ा था, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये क्या करती है, ये हार्मफुल होती है, नुकसान करती है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल, ये हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो आपके किसको कहते हैं, LDL को, यानी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कहते हैं। आपका तीसरे नंबर की वो हमारी वेरी लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर हम बात करें संयुक्त वसा की, तो ये हमें 4 रूपों में प्राप्त होती है। आपका लाइपोप्रोटीन जो है वो उसके कितने भाग हैं, 3 पार्ट है, हायर, लो और वेरी लो। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। फास्फोलिपिड और आपका है ग्लाइकोपेलिड और सल्फो आपका लिपिड। तो ये सब लिपिड आपको बस याद रखने, लिपिड तो सबके अंदर है, बस आपका फास्फो, लाइको और सल्फो, तो ये सभी लिपिड हैं। जबकि लाइपोप्रोटीन खुद में अपने आप में 3 टाइप हैं। ये सभी क्या है, संयुक्त वसा 4 टाइप और लाइपोप्रोटीन के 3 टाइप। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं प्रोटीन को लेकर। जब हम इनके तथ्यों को पढ़ेंगे, यानी 50 क्वेश्चनों के लिए हम जो नेक्स्ट सीरीज़ लाएंगे, उसमें हम केवल और केवल तथ्यों को ही देखेंगे। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है तो 9 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। यहीं पे आप बात कर लेते हैं हम प्रोटीन की, तो वो 1 ग्राम में हमें कितना देता है, तो वो 4 देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। जबकि यहीं पे बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो ये हमें कितना देती है, तो ये 1 ग्राम में हमें कितना देती है, तो ये भी 4 देती है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन 4 देते हैं, 4 किलो मतलब 4 किलो कैलोरी। जबकि बात करें वसा की, तो ये सबसे अधिक कैलोरी देती है, यानी 9 किलो कैलोरी देती है 1 ग्राम में। यह 3 फैटी एसिड अथवा यहाँ पे देखते हैं इसको, वसा को शरीर का पोषक तत्वों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यह शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। कैसे करती है, जिसके अंदर वसा होती है, आपने देखा उसकी बॉडी चिकनी सी, यानी उसके चेहरे पर ग्लो सा नज़र आता है, तो समझिए कि उसके बॉडी में वसा की मात्रा अच्छी है। साथ ही ग्लूकोज की कमी होने पर ऊर्जा देने का कार्य भी वसा करती है। जब आप व्रत रखते हैं तो आपके अंदर ग्लूकोज का लेवल जब गिरता है, तब वसा ही आपको ग्लूकोज देती है। लिपिड शब्द वसा तथा वसा के समान पदार्थों को समूह को कहते हैं। मैंने कहा था ना, आप लिपिड से भी आप परिचित होंगे। लिपिड क्या है, लिपिड शब्द वसा तथा वसा के समान पदार्थों का समूह होता है लिपिड। यह 3 फैटी एसिड अथवा 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है। सभी फैट लिपिड का ही रूप होते हैं। जितने भी फैट हैं वो सभी लिपिड का ही रूप है। याद रखिएगा, 1 ग्राम क्या देता है हमें, 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। आपका है फाइनोडर्मा रोग किस पोषक तत्व की कमी से हो जाता है, तो वो हमारा आवश्यक वसीय अम्ल की जब कमी होती है, यानी पर्याप्त आवश्यकता जितनी वसीय अम्ल नहीं होती है, तब हमारा फाइनोडर्मा आपका रोग हो जाता है, मिकम फाइनोडर्मा। वसा की कमी से बच्चों में तथा बड़ों में आपका फाइनोडर्मा रोग हो जाता है। इस रोग में पीठ, पेट, जांघों तथा कूल्हों की त्वचा पर नुकीली फुंसियाँ निकल जाती हैं। त्वचा कछुए के त्वचा के समान हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कछुए की त्वचा कैसी होती है कि चिकनी सी कालाहट लिए हुए, इसी तरह से आपकी भी त्वचा हो जाती है। टॉन स्किन बोलते हैं इसको। टॉन स्किन किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा, वसा की कमी के कारण हो जाता है ये रोग। आवश्यक वसीय अम्ल की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। और आपका क्या होता है, आपका है आपका डर्मा भी इसी की कमी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं आपका ब्यूटाइलेटेड
आपका 5-डॉक्सी एनिसोल यानी BHA है। तो BHA क्या है? तो इसमें 2 आइसोमेरिक कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण होता है। तो ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। आपका BHA क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। 2 टर्ट ब्यूटाइल होता है। 4 हाइड्रोक्सियानिसोल होता है। 3 टर्ट ब्यूटाइल और 4 हाइड्रोक्सियानिसोल और यह 4 मेथॉक्सीफेनॉल और आइसोब्यूटेनिल से तैयार किया जाता है। 1947 के बाद में BHA को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों की वजह से वसायुक्त खाद्य पदार्थों में जोड़ा गया, क्योंकि यह भोजन को खराब होने से बचाता है। तो भोजन को खराब होने से कौन बचाता है? BHA, याद रखिएगा। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल यानी BHA ये भोजन को खराब होने से बचाता है। खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला आपका है इमल्सी कारक है। तो वो हमारा है लेसिथिन का। ठीक है, लेसिथिन का कारक कौन है? इमल्सी है। इमल्सी कौन है? ये पायसीकारी एजेंट है। कारक लेसिथिन है। लेसिथिन एक फॉस्फोलिपिड है। एक पीले भूरे रंग का वसायुक्त पदार्थ है जिसमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एवं फास्फेट समूह और कोलिन क्या होता है? इसमें कोलिन होता है। ये अंडा, सोया आदि में उपस्थित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। तो वो हमारा ट्रिप्टोफैन के द्वारा नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन द्वारा शरीर में नियासिन को संश्लेषित किया जा सकता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। 60 मिलीग्राम में आपका ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट करता है मिलीग्राम नाइसिन को। इस तरह से इसका नाइसिन एक जल में विलयक विटामिन है जिसमें B3 भी है नाइसिन में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है? तो वो हमारा है मिथ्योनिन। ये सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। मिथ्योनिन की बात करें तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल मिथ्योनिन है। यह यकृत को विषाक्त पदार्थों जैसे क्लोरोफॉर्म, आर्सेनिक आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये विषाक्त पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है मिथ्योनिन। आपका है ट्रिप्सिन एवं काइमेट्रिप्सन किस pH पर कार्य करते हैं? तो pH मान आपको पता ही है कि एक स्केल होता है pH मान, जिसमें आपकी क्या है कि हम क्षारीय और अम्लीय प्रवृत्ति को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये किस पर कार्य करते हैं? 7.4 से 8 pH पर ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका है ट्रिप्सिन ए का आपका काइमेट्रिप्सिन 7.4 से 8 pH पर कार्य करते हैं। ये दोनों आपका अग्नाशयिक रस से निकलने वाले एंजाइम हैं जो क्षारीय माध्यम में प्रोटीन के पाचन को पूर्ण करते हैं। प्रोटीन आपका ट्रिप्सिन व आपका है काइमेट्रिप्सिन प्रोटियोसिस और आपका है पॉलीपेप्टाइड्स, इस तरह से ये बटा हुआ। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है? तो वो हमारा है मक्खन। ये हमारा अल्प और मध्यम वसीय अम्लों की श्रृंखला में समृद्ध है। आहार में संतृप्त वसा उच्चता निम्नलिखित विकारों में से किससे संबंध हो सकती है? तो वह हमारा है हृदय वाहिका से संबंधित हो सकती है। हृदय वाहिका से ये संबंधित है। और ये आहार में संतृप्त वसा उच्चता हृदय वाहिका रोग से संबंधित हो सकती है। वह लिपिड जिसमें जल भीरू यानी अध्रुवीय और आपका है जल प्रेमी यानी ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। तो अध्रुवीय का मतलब हो गया जिसको जल से क्या ना हो, जिसमें जल का अभाव हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए विषाणुभूतिक होते हैं। लिपिड आई गया वह लिपिड जिसमें जल भीरू यानी अध्रुवीय और आपका है और जल प्रेमी यानी हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय समूह दोनों होते हैं। विषाणुभूतिक यानी हाइड्रोफेथिक कहलाते हैं।
एस्टेरॉयड में एक चक्र वलय होता है जो डॉट डॉट कहलाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे क्या कहलाता है वो, तो यहाँ पे है आपका है पेटोनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन कहलाता है। ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है बसा के, जिनके पीजीटी में आने की प्रबल संभावना बन जाती है। पेटेनो पर हाइड्रो आपका है आपका फिनेंथ्रीन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पकाने के किस तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है, तो वो हमारा है मूंगफली का तेल। तभी तो आंगनबाड़ी में बच्चों को प्रदान किया गया था अभी अभी कोविड काल में मूंगफली का तेल। इसमें क्या है सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल है। तभी तो सर्दियों में हम क्या करते हैं कोकोनट ग्राउंड नट खाते हैं। मूंगफली को ग्राउंड नट भी कहते हैं। इसमें 40% वसा, 25% खनिज लवण, 3% रेशा होता है। यह विटामिन बी प्राप्ति का बढ़िया स्रोत है। याद रखिए मूंगफली किसका स्रोत है, विटामिन बी का। इसमें न्यासिन की अधिकता होती है। ये मूंगफली स्वास्थ्य के लिए श्रेयस्कर है। मूंगफली के तेल में सबसे अधिक आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के समान होती है। किसके तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के समान है, तो मूंगफली के तेल की गुणवत्ता जैतून के तेल के समान है। ठीक है। मूंगफली किस विटामिन मूंगफली खाने से कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिए बी विटामिन बी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पर वसा अवशोषण की प्रावस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहली हो जाएगी पायसीकरण, दूसरी हो जाएगी आपका एस्टरीकरण, तीसरी हो जाएगी आपकी म्यूकोसेल लेना और चौथी आपकी हो जाएगी काइलोमाइक्रोन बनाना। तो ये सभी क्या है राइट है, तो आपका आंसर रह जाएगा ए। निम्न में से कौन आवश्यक वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो वो हमारा है किसमें वसा नहीं निकलती, रुई के बीज का तेल। इसमें क्या है आपकी वसा में अम्ल का स्रोत नहीं है। नारियल, सूरजमुखी, सोयाबीन ये सभी क्या है आपके वसा में ऑयल है, अम्ल के स्रोत हैं। निम्न वसा में कौन सा यानी इसको कहते हैं आपका कॉटन सीड्स ऑयल। इसमें क्या है आवश्यक वसा अम्ल नहीं होती है। निम्न वसा में से कौन सा स्वस्थ वसा माना जाता है, तो वो हमारा होता है असंतृप्त वसा को हम स्वस्थ वसा मानते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए हार्मफुल नहीं होती। असंतृप्त वसीय अम्लों में कार्बन तथा हाइड्रोजन अणुओं की संख्या में असमानता होती है। इनमें हाइड्रोजन अणुओं की संख्या कार्बन की अपेक्षा कम होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। किन्हीं वसीय अम्लों में 2 या 2 से अधिक द्विबंध होते हैं। असंतृप्त वसीय अम्ल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मोनो असंतृप्त वसीय अम्ल और पॉली असंतृप्त वसीय अम्ल। तो याद रखिएगा ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनो और पोलो। शाकाहारी आहार में सामान्यतः कमी होती है, तो संतृप्त वसीय अम्ल की। असंतृप्त वसीय व्यक्ति के लिए अच्छा है, मगर संतृप्त वसीय अम्ल कहाँ मिलता है, जानवरों के फूड में। जब हम क्या करते हैं जानवरों को खाते यानी अंडा, मांस, मछली यानी मांसाहार खाते हैं तब हमें मिलता है, जब हम नॉनवेज खाते हैं। चलिए शाकाहार में सामान्यतः संतृप्त वसीय अम्ल की कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कमी होती है संतृप्त वसा अम्ल में मुख्य स्रोत प्राणीजन्य आहार होते हैं, क्योंकि इनमें कोई द्विबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार के वसा शरीर के द्वारा संश्लेषित कर लिए जाते हैं। इनमें प्रमुख आपका है ब्यूटारिक अम्ल, आपका है कॉम्फेरेलिक अम्ल और पारेटिक अम्ल होता है। शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसीय अम्ल है, तो हमारा है आर्किडोनिक अम्ल। ये शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वसीय अम्ल है। निम्न में से सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, तो आपका है सरसों के तेल में सबसे कम मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं। जबकि नारियल का तेल, मूंगफली का तेल और खजूर का तेल अधिक मात्रा में संतृप्त वसीय अम्ल होते हैं।
वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है? तो वो हमारा है लाइपेज एंजाइम वसा के पाचन के लिए आवश्यक है। बस लाइपेज एंजाइम आवश्यक है। ये मुख्य वसा का पाचन आपका है लिंगुअल लाइपेज के रूप में, अमाशय में गैस्ट्रिक लाइपेज के रूप में तथा आंतों में अग्नाशयिक लाइपेज के रूप में करता है। आपका है ट्राइग्लिसराइड्स लाइपेज वसीय अम्ल ग्लिसरॉल है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वसा की आदर्श किस्म वह है जिसमें आपका N-6 N-3 निम्न अनुपात में पाए जाते हैं। तो वो हमारे 5 से 10 अनुपात में पाए जाते हैं। निम्न वसा MUFA का सर्वोत्तम साधन है जैतून का तेल। ठीक है, ये सर्वोत्तम साधन है। जो ये PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर तथा व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ताप से डॉट पदार्थ आपका कोएगुलेट हो जाते हैं। तो कौन से हैं? तो वो वसा है, ये हो जाते हैं। डॉट एक आवश्यक वसीय अम्ल है। तो आपका राइट आंसर है आपका ऑर्गेनिक, ये एक आवश्यक वसीय अम्ल है। इसे भोजन के द्वारा लेना आवश्यक है क्योंकि उनके बिना शरीर में वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। इनकी कमी से शरीर में वृद्धि रुक जाती है क्योंकि शरीर में ना तो नई कोशिकाओं का निर्माण ही हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत ही हो पाती है। ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल वसीय अम्ल हैं। ठीक है, आर्जिनिन था उसमें, और ये कितने हैं हमारे लिए? 10 आवश्यक हैं। यहाँ में स्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, आपका मिथ्योनिन, थ्रोयोनिन, फिनाइल एलेनिन और वैलिन, ट्रिप्टोफैन। इस तरह से ये 10 आवश्यक हैं। अब कथन है बकरी उत्पादों में ट्रांसफेट वाली आपकी हाइड्रोजेनेटेड वसा प्रचुर मात्रा में होती है। दूसरा है आपका जिन खाद्य पदार्थों में ट्रांसफेट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है उनके अधिक उपयोग से असंक्रामक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो A और दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, A और R दोनों सही है, बट ये R जो है वो क्या कर रहा है? आखिर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है सही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कथन देखिए, वसा ऊर्जा को कम करने के लिए मांस आपका है हैमबर्गर में वसा की थोड़ी मात्रा में बदले गोंद का प्रयोग किया जाता है। गोंद वसा का विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी रोक कर रख सकती है और खाद्य पदार्थों को नम और नरम बनाती है। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो किस तरह सही है ये बताना है। आपने देखा होगा कि जो गर्भवती होती, आपने देखा ही है कि जब शिशु की बर्थ हो जाती है उसके बाद गर्भवती जो महिलाएं होती हैं जब वो धात्री अवस्था में आ जाती हैं तो उनके लिए गोंद की मिठाइयाँ, गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। तो A R दोनों सही है और R A का सही वर्णन करता है, क्योंकि गोंद कहीं ना कहीं क्या है? बस विकल्प नहीं है, परंतु उसकी हाइड्रोफिलिक गुणवत्ता के कारण वह पानी को रोक कर रख सकती है। ठीक है, इसीलिए आपको पता है धात्री अवस्था में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन जिसमें संतृप्त वसा, आपका ट्रांस वसा, कोलेस्ट्रॉल और परिष्कृत शर्करा कम होती है वह उन्नत रक्त डॉट को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। तो आपका लिपिड स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं। डॉट के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। तो आपको पता है वसा का भोजन जो है लंबे टाइम तक आपके साथ रह सकता है, ख़राब नहीं होता। जितनी अच्छी आप वसा में उसको ताल कर ले जाएंगे उतने लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहता है। देसी घी में बने आइटम आपने देखा है कि 1.5 महीने 2 महीने अच्छे बने रहते हैं। वसा के असंतृप्त होने के स्तर का अनुमान किस तरीके से लगाया जा सकता है? तो वह हमारा आयोडीन वैल्यू से, असंतृप्त होने का स्तर का अनुमान हम आयोडीन वैल्यू से लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा
ओमेगा 3 वसा अम्ल है। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे वो हमारा है लिनोलेक अम्ल क्या है आपका ओमेगा 3 वसा अम्ल है। नेक्स्ट चलते हैं। ये किससे बचाता है? हमें हृदय रोग से बचाता है। आपका लिनोलेइक अम्ल से निकलने पदार्थ हृदय रोग से हमें बचाते हैं। आपका ग्लूटेन मुक्त आहार यानी GFD किस बीमारी के रोगियों को दिया जाता है? तो वो हमारा सिलिया है। आपका इसमें जो क्वेश्चन रहेगा, जो इस क्वेश्चन में वो है हमारा, इसमें रहेगा ऑप्शन बी यानी सिलियाक बीमारी से ग्रसित रोगियों को दिया जाता है। ग्लूटेन मुक्त आहार यानी GFD सिलियक बीमारी के रोगियों को देते हैं। सिलियक रोग को ग्लूटेन संवेदी आंत रोग भी कहते हैं। यह एक पाचन व स्वयं प्रतिरक्षी रोग है जो कि आनुवांशिक रूप से संवेदनशील व्यक्ति में ग्लूटेन युक्त भोजन खाने से छोटी आंत की परतों की क्षति के रूप में दिखाई देता है। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन है जो अनाजों जैसे गेहूँ, जौ, राई आदि में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निम्न वसा यानी MUFA अपने मुफा का सर्वोत्तम साधन है। तो जैतून का तेल मुफा का सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का सर्वोत्तम साधन जैतून का तेल है। हमारी दो तरह से बसीले फैटी एसिड होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त, यानी संतृप्त बसीय अम्ल, असंतृप्त बसीय अम्ल। मोनो संतृप्त बसीय अम्लों को मुफा कहते हैं, पॉली संतृप्त बसीय अम्लों को फूफा कहते हैं। ठीक है, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मुफा ऐसे बसीय अम्लों में कार्बन की तुलना में 2 हाइड्रोजन अणु कम पाए जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणुओं से द्विबंध यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे आपका है ऑलिक अम्ल, पॉल्मीटोलिक अम्ल आदि। कैरोटीन का शोषण करने के लिए भोजन में निम्न तत्वों की ज़रूरत है। तो वो हमारी है वसा की ज़रूरत पड़ती है कैरोटीन का शोषण करने के लिए। जब भोजन द्वारा विटामिन ए कैरोटीन या विटामिन ए एस्टर के रूप में ग्रहण किया जाता है, तब इसका पाचन एवं अवशोषण पित्त रस यानी वाइल जूस एवं वसा की उपस्थिति में होता है। विटामिन ए का एस्टर या सागुनीकरण आपका है पैनक्रियाटिक लाइपेज में होता है तथा इसका अम्लीसिफिकेशन छोटी आंत के पक्वास तथा आपका है जेनुनम भाग में होता है। बीटा कैरोटीन कैरोटीनेज एंजाइम की सहायता से विटामिन ए में परिवर्तित होता है तथा इसका संग्रहण यकृत में होता है, परंतु वी कैरोटीन के अवशोषण के लिए ये चीज़ें आवश्यक हैं। कैरोटीन का विटामिन में परिवर्तन होना, पित्तरस का क्रियाशील होना, वसा की उपस्थिति आदि। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीडेशन में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा वसा के, क्योंकि वसा में कितना है 1 किलोग्राम, हम आपको कितना देता है 1 ग्राम वसा कितना देता है 9 किलोग्राम कैलोरी देता है। निम्न में से कौन सा आपका फूफा का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा है ऑलिक अम्ल। यह हमारा फूफा का उदाहरण नहीं है। बाद बाकी सभी क्या है फूफा के जोड़े हैं। मूफा और फूफा, माँ से मामा, माँ से मूफा, फा से फूफा, फा से फूफा। ठीक है, इस तरह से आप इसे लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हैं। ऑलिक एसिड यह अमीनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है यानी मूफा है, जो स्वाभाविक रूप से विभिन्न पशुओं में और वनस्पतियों से प्राप्त वसाओं तेलों में होता है। वनस्पतीय तेल अच्छे स्रोत होते हैं। तो पॉली असंतृप्त बसीय अम्ल के वसा घुलनशील होती है, तो आपका पानी में वसा अघुलनशील होती है पानी में। ठीक है, कौन कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं? तो याद रखिए बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं?
तो आपके याद रखिएगा कौन कौन से हैं। ए आपका ADE ठीक है, यानी आपका है 1 4 5 11। बसा पानी में अघुलनशील होता है। बसा हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है तथा बसा का अंतिम सिरा हाइड्रोफोबिक होता है, जिसके कारण बसा के अणु जल के अणु से भली भांति इंटरैक्ट नहीं हो पाते हैं। फलस्वरूप बसा का जल में अघुलनशील होता है। बसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है, तो बसा का उपयोग असंतृप्त बसा के रूप में करना चाहिए, ये धारणा बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करते हैं, जो कि हृदय रोगों का कारण है। यह अधिकांशतः तरल वनस्पति तेलों, अखरोटों, सूरजमुखी आदि में विद्यमान होता है। बसा के इस्तेमाल के विषय में ये धारणा क्यों है, याद रखिएगा, क्योंकि इस्तेमाल असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि असंतृप्त वसा क्या करती है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है, तो वो हमारा है बसा से। कोलेस्ट्रॉल सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से बसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल बसा का एक रूप है। ये प्राणी जगत से स्टीरॉल के रूप में पाया जाता है, जबकि मस्तिष्क श्वेत पदार्थों में व्हाइट मैटर में 14% तथा ग्रे पदार्थों में 6% उपस्थित होता है। यह विटामिन डी तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, परंतु इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिए नुकसानदेह है। रेशेदार पदार्थ आवश्यक हैं तो सही पाचन के लिए, क्योंकि छोटी आंत की सफाई या आंतों की सफाई रेशेदार पदार्थ के द्वारा ही होती है। ठीक है, रेशेदार पदार्थ क्या करते हैं कि आहार रेशे पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो स्वयं को अपाच्य होते हैं। यह खुद स्वयं तो अपाच्य होते हैं, किंतु मल के रूप में भोजन के पाचन में अत्यावश्यक योगदान देते हैं। रेशे शरीर की कोशिकाओं की दीवारों का निर्माण करते हैं। इन्हें एंजाइम भंग नहीं कर पाते हैं, अतः ये क्या करते हैं, ये अपाच्य होते हैं। ठीक है, रेशे पचते नहीं हैं हमारे शरीर में, पर रेशे फिर भी हमारे लिए खाने में महत्वपूर्ण होते हैं। रेशे भोजन के सही तरीके से पाचन में जल को रोक रखते हैं, जिससे कि अवशिष्ट मल में पानी की कमी नहीं हो पाती है तथा मलाशय अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है। इसके अलावा ये आंतों के कैंसर को बचाते हैं तथा बवासीर होने की संभावना को कम करते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है रेशे हमें किससे बचाते हैं, तो कैंसर से बचाते हैं, आंतों के कैंसर से बचाते हैं तथा बवासीर होने की संभावना भी कम करते हैं, क्योंकि आंतों में कभी गंदगी जुड़ेगी नहीं तो आपका ट्यूमर बनेगा ही नहीं, कैंसर बनेगा ही नहीं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये बवासीर से भी बचाव करते हैं। लाइपेज क्रिया करता है, तो ये क्या करता है, बसा पर, लाइपेज बसा पर क्रिया करता है। बसा या तेल को अधिक देर तक आपका जो रेशेदार पदार्थ है जिसमें सबसे ज़्यादा रेशा पाया जाता है वो हमारा है शलकंद। और जितने भी फ्रूट्स हैं उन्हें आप जैसे छिलके के साथ खा सकते हैं तो वो हमें रेशा देते हैं, जैसे सेब हुआ आपका, और चीकू के भी आजकल छिलके खा लिए जाते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, मगर सबसे ज़्यादा रेशा किस में मिलता है, वो हमारा शलकंद में मिलता है। बसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ बनता है, तो वो हमारा है एक्रोलिन बनता है, जो समोसे जो सेकते हैं उस वाली बसा में यही बन जाता है, क्योंकि वो हर बार उसी को फ्राई करते रहते हैं बसा पर। नई बसा भी पुरानी बसा में वो ऐड करते हैं। एक्रोलिन या फिर आपका प्रोपेनल 2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्रोलिन ना मिले तो ऑप्शन में अगर प्रोपेनल 2 होगा तो भी सही है। यह भोजन मुख्यतः बसा को अधिक देर तक पकाने, पेट्रोलियम ईंधन के दहन तथा विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से भी उत्पन्न होता है। एक्रोलिन को कैंसर कारक भी कहा जाता है। एक्रोलिन को कैसा बसा कहा जाता है, कैंसर कारक कहा जाता है। आंतों के कैंसर को कौन कंट्रोल करता है, रेशे कंट्रोल करते हैं। बवासीर को भी रेशे नियंत्रित करते हैं। बसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है। तो लाइपेज आप सबको पता है कि यहाँ पाया जाता है, अग्नाशयी रस में लाइपेज पाया जाता
आता है। ला से लार नहीं, ऑप्शन में पहला ही रखा है, पर लाइपेज कहाँ होगा? अग्नाशय में। लाइपे अग्नाशय से अग्नाशयिक या क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव्य है जिसमें अग्नाशयिक लाइपेज उपस्थित होता है, जो कि वसा के पाचन में मदद करता है। जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क का भार होता है तो आपका 350 ग्राम होता है, 350 होता है। नवजात शिशु के कंधे पतले, गर्दन सकरी, पेट को जो लंबा, नाक चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं, क्योंकि तब तक जबड़े नहीं आए होते हैं। जबड़े आ जाते हैं पर अविकसित होते हैं। वसा में गुल्लित विटामिन हैं तो आपका विटामिन ए, डी, ई और के, ये सभी क्या है? वसा में घुलनशील है, जबकि 2 विटामिन जल में घुलनशील है, सी और आपका बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, यहाँ पे है विटामिन बी और सी वसा में घुलनशील। यहाँ पे देखिए जल में घुलनशील विटामिन जैसे विटामिन बी और आपका सी। एक मोटे व्यक्ति के खाने में कम प्रयोग करना चाहिए तो वसा का, क्योंकि वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो इसलिए एक मोटे व्यक्ति को अपने खाने में क्या है? वसा का कम प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है तो आपका जो राइट आंसर है, सर्वाधिक किससे ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होगी? तो देसी घी से, शुद्ध घी से क्या होगा? सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, क्योंकि घी मक्खन गिरी से तैयार किया जाता है। घी में विटामिन ए, विटामिन डी पाए जाते हैं। शुद्ध वसा ही घी कहलाता है। वसा के पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को कहते हैं तो आपका है लाइपोलिटिक एंजाइम कहा जाता है वसा पर क्रिया करने वाले को। इसमें देखते हैं वसा पर पाचन क्रिया करने वाले एंजाइम को लाइपोलिटिक एंजाइम कहते हैं। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल के संयोग से बनते हैं। वसा अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, आपका है संतृप्त तथा असंतृप्त वसा अम्ल। वसा आपका लिम्फोलाइटिक एंजाइम किस में परिवर्तित हो रहा है? वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में। पित्त आवश्यक होते हैं वसा पचाने के लिए, ठीक है, इसलिए हमें पित्त आवश्यक होता है, क्योंकि वसा पाचन के लिए पित्त आवश्यक होते हैं। पित्त हल्का क्षारीय होता है। पित्त लवण भोजन की वसा का आपका इमलीकरण करते हैं। इससे वसा छोटे छोटे बिंदुओं में टूट जाती है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है तथा पित्ताशय इसका संग्रहण करता है। कान मक्का जर्म आयल में अच्छी सुगंध होती है एवं यह अच्छा साधन है तो आपका है लिनोलिनिक अम्ल का। किसका अच्छा साधन है? तो ये हमारा है लिनोलिनिक अम्ल का अच्छा साधन है। आहार में प्रवृत्त ताप उत्पत्ति उन आहार में कम होती है जिनमें वसा की मात्रा अधिक होती है। कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है तो आपका जो राइट आंसर है ये गलत है और सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कार्बोज की अपेक्षा वसा के पाचन, अवशोषण और उपापचय में अधिक ऊर्जा प्रयोग होती है, तो सही बात है, क्योंकि वसा को पचाने के लिए आपको हैवी वर्क करना पड़ता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में W3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो अलसी के बीज में। ठीक है, ये हार्ट अटैक के जोखिम को भी कम करता है। अगर आप ये खाते हैं अलसी के बीज, तो अलसी के बीज में आपका फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यह हार्ट अटैक के जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आपका ओमेगा 3 वसा अम्ल की में भरपूर है? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे कि कौन कौन से भरपूर हैं, तो वसायुक्त मछली, आपका सरसों का तेल, इस सरसों के तेल में होता है, सरसों कह लो या फिर अखरोटी, ये क्या है? ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है। तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे, आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी।
ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला यानी मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है। तो आपकी जो निर्धारित है वो हमारी है 25 ग्राम प्रतिदिन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला यानी मध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा यानी फैट की निर्धारित मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन। वसा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ आपके ओमेगा 3 वसा अम्ल के अच्छे स्रोत हैं। तो आपके हैं अखरोट और मछली, दोनों ही ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं। तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन का ऑप्शन बनेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं, आपको मेयोनीज बनाने के लिए किस आपका एमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो हमारा है आपका लेसिथीन। इस क्वेश्चन का 57 का जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी यानी लेसिथीन। लेसिथीन का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आज हमने वसा यानी लिपिड को पढ़ लिया है, लिपिड से बनने वाले क्वेश्चनों को देख लिया है। तो ये जो PDF है जो आपके सामने थी वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तथा टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। अगर जिन्हें पुरानी PDF चाहिए, मतलब पुरानी वीडियो की PDF चाहिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मतलब डाल दी गई है, आप वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप क्या करें कि टेलीग्राम की जो लिंक है वो ये वीडियो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़्यादातर है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक मिल जाती है। तो इस वीडियो के ही मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक आपको मिल जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ से क्लिक करके उन पर जा सकते हैं टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर। टेलीग्राम पर हमारी अब तक की सारी वीडियो की PDF अपलोड है, जबकि व्हाट्सएप पर भी लेटेस्ट ही वीडियो की PDF अपलोड की गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन को फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।